आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ सेपरेशन ऑफ ए। तो हमने एक रॉड लिया है, उस रॉड के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। लेट उस पूरे रॉड के लेंथ पे हम लोगों ने चार्ज दे दिया, लेट द गिवन चार्ज विल बी क्यू। और इस रॉड को, जिस रॉड को हम यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखे हैं, डायग्राम नंबर 1 ये मैंने कह दिया, ये मैंने डायग्राम बना रखा है पहले से। तो दिस इज डायग्राम नंबर 1 और इसके लेंथ को हमने रॉड के क्या कंसीडर कर रखा है, एल लेंथ कंसीडर कर रखा है। और इसके ऊपर जो चार्ज गिवन है, लेट द गिवन चार्ज विल बी क्यू। ठीक है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग इसके ऊपर दे रखे हैं। सो हमें निकालना है इस रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एट अ सेपरेशन ए फ्रॉम द रॉड। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने रॉड को एक्स एक्सिस पे रख रखा है, सच दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द पोजीशन एट अ सेपरेशन ए ऑन द परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर इज एट वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। अब अगर थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को जाने तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने प्रॉब्लम को अगर कैटेगराइज करें तो हम ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के प्रॉब्लम को कहेंगे। इसमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज लीनियर, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी विल गिवन बाय q by टोटल चार्ज गिवन ऑन द रॉड पर यूनिट लेंथ। और अगर हमने पढ़ा है कि इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को Q by L से रिप्रेजेंट कर सकता है। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हम लोग को क्या कहा गया था कि हम इसमें एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करेंगे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रॉड। तो मान लिया जाए हमने इस रॉड के इस पोर्शन पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए और वो स्मॉल एलिमेंट dx, मैंने उस एलिमेंट को, स्मॉल एलिमेंट को क्या नाम दिया, dx का। तो मैं कह रहा हूं कि इसको नोट कर लेते हैं जरा सा, लेट अस कंसिडर a small element dx contain having charge। क्या चार्ज है उसके ऊपर, अगर हम स्मॉल एलिमेंट लिए हुए हैं तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, having चार्ज dq, स्मॉल चार्ज उसके ऊपर होगा। और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैं लिख सकता हूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज आल्सो गिवन बाय स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ। तो dq बाय, क्योंकि इस लेंथ को हम x एक्सिस में ले रखे हैं इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, dx। ओके, अब अगर देखें तो ये हमारा जो dl एलिमेंट है, ये dl एलिमेंट हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कुछ सेपरेशन पे होगा। तो मैं यहाँ पे इस सेपरेशन को डिनोट कर देता हूँ, लेट दिस इज द सेपरेशन। नाउ अगर हम कहें इस dl एलिमेंट को, तो ओरिजिन से जो सेपरेशन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां से क्रॉस हो रहा है उससे x सेपरेशन दे रख दिए। तो दिस इज a, दिस इज x, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो हम इसको लिखेंगे लेट इट विल बी r एंड दिस विल इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कैलकुलेट करें। तो मैंने पहले बता रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बता रखा है कि हमें लेना क्या है, k dq अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल चार्ज, ड्यू टू dq सीधे लिखते हैं, ड्यू टू dq is dE and the value of dE is k dq upon separation का square. What will be the separation of this small element with position p? It will be r, so there will be r square. Okay? Now अब अगर हम कहें तो हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम में कहा था कि इस dq को किससे रिप्लेस कर लेना है, हम कहेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू q by l और लैम्डा इज इक्वल्स टू dq by dl। सो यहां से हम इंप्लॉइज करके कह सकते हैं कि dq की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा dx के बराबर हो जाएगी। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम कह लेंगे इसकी वैल्यू de को क्या लिखा जा सकता है, द वैल्यू ऑफ de इज k लैम्डा, हियर dq को किससे रिप्लेस किया, लैम्डा से, लैम्डा dx से अपॉन
आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। अभी एक चीज और हमें यहाँ जानना है कि यहाँ पे जो पोजीशन P है वो पोजीशन P dx एलिमेंट से जो एंगल सेपरेट कर रहा है, जो एंगल सेपरेट कर रहा है, उस एंगल को मैंने थीटा कंसीडर कर रखा है। नाउ अगर हम ये रॉड के इस एलिमेंट तक से थीटा कंसीडर करते हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि ये P पोजीशन से रॉड के एक एक्सट्रीम एंड पर जाए, तो जैसे जैसे हम ये ओरिजिन से उधर बढ़ते जाएं वैसे वैसे थीटा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे वैसे वैसे भी थीटा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है कि लेट द पोजीशन P सबटेन एंगल थीटा लेफ्ट साइड एंड थीटा राइट साइड एट द एक्सट्रीम पॉइंट। और इस थीटा लेफ्ट को मैंने माइनस थीटा कहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ये जो पॉइंट है वो लेंथ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ऐसे कंडीशन पे हम थीटा लेफ्ट को, क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल है इसलिए माइनस थीटा लिखा है, और थीटा राइट को एंटी क्लॉकवाइज एंगल है इसलिए प्लस थीटा लिखा। तो जैसे जैसे ये dx की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे ये थीटा भी चेंज होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो थीटा गिवन है यहाँ पे वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, किस पे डिपेंडेंसी है उस थीटा की, इस dx एलिमेंट की। dx एलिमेंट को करीब ले जाएंगे थीटा की वैल्यू छोटी होती जाएगी, dx एलिमेंट को एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे, एक्सट्रीम एंड की तरफ लेके जाएंगे, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इस डायग्राम को मैंने क्यों बनाया है, जस्ट टू रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा लेफ्ट एंड थीटा राइट, जिसको हम लोगों ने माइनस थीटा और प्लस थीटा लिखा है। अब अगर इस dx एलिमेंट के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करें, हमने इस चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर कर रखा है। रॉड के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव है, तो ऐसे पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर मिली ये मैं रिप्रेजेंट कर लिया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड dx एलिमेंट के कारण मिलेगी, इसको मैं dE लिख देता हूँ, तो dE की वैल्यू क्या होगी, k लैम्डा dx अपॉन r स्क्वायर। ना अब बच्चों हम लोगों को पीछे जो प्रॉब्लम हम लोगों ने एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा था ड्यू टू रॉड, उसमें बहुत सिंपल तरीका हमने अप्लाई करा था, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ को ध्यान देना होगा कि हमें जब भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो जो पोजीशन हम लिए हुए हैं उस पोजीशन को देखना है कि क्या वो जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन में है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि सिमेट्रिक एक्सिस पे है या नहीं है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं कि अभी हमने जो पोजीशन P को लेकर रखा है, दिस इज द पोजीशन P एंड दिस इज जस्ट ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रॉड L, सच दैट इस एक्सिस के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ रॉड जो है वो सिमेट्रिक है। तो जब सिमेट्रिकल प्रॉब्लम होगा तो यहाँ हम इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करके जो कैंसिल हो पाएगा उस कंपोनेंट को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें यह समझना है कि कैसे इस सिमेट्रिकल प्रॉब्लम को के सिमेट्रिक होने से असिमेट्रिक होगा, तो जस्ट एड अप द जस्ट इंटीग्रेट द गिवन टर्म्स एंड गेट द रिजल्ट। बट अगर असिमेट्रिकल ना होके सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक होने पे हम ये कह सकते हैं कि सिमेट्रिक कैसे, तो देखो अगर हम एक ये जो dx एलिमेंट लिए हैं उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करें, और एक dx एलिमेंट जो लिए हैं उसको हम लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करें, तो हम देखेंगे जिस तरीके से ये P पॉइंट के बेसिस पे लेफ्ट साइड का रॉड और राइट साइड का रॉड दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये P पॉइंट जो है वो रॉड के सिमेट्रिकल एक्सिस पे रखा हुआ है, हमने डिफाइन कर रखा है। तो जब सिमेट्रिक पे होगा तो देखते हैं, अगर सिमेट्रिक पे नहीं रहा तो जनरल केस हम लगा दिए, जो हम लोग पीछे वीडियोस में देख चुके हैं, पीछे के वीडियोस में। लेकिन अगर सिमेट्रिक होगा तो क्या करेंगे, तो जरा देखो, अगर सिमेट्रिक है तो यहाँ पे अगर dx एलिमेंट लिया है राइट साइड ऑफ द रॉड, तो लेफ्ट साइड भी ले ले। अब अगर लेफ्ट साइड लिए तो इस P पॉइंट पे जो राइट साइड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, जो लेफ्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ भी एंगल थीटा है, यहाँ पे भी एंगल थीटा है, ऑन दैट केस ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब
इस जगह पे अगर ये P पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को रिजॉल्व करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस dx एलिमेंट के जहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा x एक्सिस पे और एक कंपोनेंट y एक्सिस पे होगा। इस डायग्राम को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मान लिया जाए ये हमने रॉड लिया था, इस रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर ली। उस P पॉइंट पे अगर हम यहाँ से एक स्मॉल dx एलिमेंट ले, क्योंकि ये P पॉइंट सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होने के कारण हम ये देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पे dx एलिमेंट लिया है तो उसके जस्ट आइडेंटिकल से ज्योमेट्री में भी हमें एक dx एलिमेंट लेना होगा। अब उस dx एलिमेंट को लेने के बाद जो भी टर्म्स हमारे कैंसिल होंगे उसे हम कैंसिल कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ dx ले लें, ये जो dx हमने रिप्रेजेंट कर रखा है उसको ले तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये मिलेगी, ये dx एलिमेंट ले तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये मिलेगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर रिजॉल्व करा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर गया, इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो रिजोल्यूशन करने के बाद हमें इसका एक कंपोनेंट यहाँ मिलेगा जिसको हम कह सकते हैं DE, क्योंकि ये एंगल थीटा बना रहा था y एक्सिस से तो इसका कॉस कंपोनेंट कहा जाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा जिसको कहेंगे DE sin थीटा। तो कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम x एक्सिस और y एक्सिस पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड के dx एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट हो रही है उसको अगर रिजॉल्व करें तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको कहेंगे DE cos थीटा कंपोनेंट, क्योंकि थीटा की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी ऐसे कंडीशन पे DE cos थीटा, और y x एक्सिस का इसका एक और कंपोनेंट होगा जिसको कहेंगे DE sin थीटा। तो ध्यान से देखा जाए DE sin थीटा लेफ्ट साइड, DE sin थीटा राइट साइड, सो ये DE इस DE को कैंसिल कर लेगा। सो इन दोनों एलिमेंट्स के कारण जो x एक्सिस पे मिलने वाले कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। सिमिलरली ये चीज ऐसे समझा जाए कि इसके कारण जो x एक्सिस का कंपोनेंट था, इसके कारण जो x एक्सिस का कंपोनेंट था उसने एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, बट इनके कारण जो y एक्सिस का कंपोनेंट हुआ वो दोनों एक दूसरे का समेशन किए। उसी तरीके से अगर यहां एलिमेंट ले तो इस एलिमेंट का भी x कंपोनेंट और उसी तरीके से यहां एलिमेंट ले तो उस एक्सिस का उस एलिमेंट का भी x कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, हमें y कंपोनेंट का समेशन मिल जाएगा। सो इस पूरे रॉड के छोटे छोटे अगर हम एलिमेंट लेते जाएं तो हम देखेंगे क्या कि सारे छोटे एलिमेंट के कारण x एक्सिस का कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, हमें जो कंपोनेंट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस का मिलेगा, कुछ इस तरीके से। तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं the electric field along x-axis due to this component and electric field due to this component along x-axis will cancel out. The net electric field will be along y-axis. ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट को कैंसिल कर लिया, जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली वो y-axis मिली। तो हम कहेंगे, इसको नोट कर लेते हैं, the x component of small electric field x Ex की DE की x कंपोनेंट की वैल्यू जो होगी वो कैंसिल आउट कर लेगी, तो क्या वैल्यू हो गया 0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की y एक्सिस की कंपोनेंट हमारी यहाँ पे 0 नहीं होगी। तो हम इसको ऐसे नोट करते हैं, वर्ड्स में नोट करें तो हम कहेंगे x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसिल आउट leaving only y component, अब अगर सिर्फ और सिर्फ हमें y कंपोनेंट मिला है तो देखते हैं बच्चों वो y कंपोनेंट क्या होगा। तो हम y कंपोनेंट को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको नोट करें तो ऐसे कह सकते हैं, इस DE का जो x कंपोनेंट हमें मिला है उसकी वैल्यू क्या है 0, बट इस DE का जो y एक्सिस का कंपोनेंट मिला था वो हमारा क्या था DE cos थीटा ना बच्चों। अभी यहाँ जो हमने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम से DE along y एक्सिस हमें क्या मिला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का cos कंपोनेंट, ये ठीक है।
ये तो क्लियर हो रहा होगा। अब DE की वैल्यू हम ऊपर जानते हैं, तो अगर उसे सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? सो इलेक्ट्रिक फील्ड, y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल इक्वल्स टू k लैम्डा dx अपॉन r स्क्वायर cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो अगर इस स्मॉल एलिमेंट के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा? दिस विल इक्वल्स टू ई वाई, और उस ई वाई को क्या लिख सकते हैं? के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इस पोर्शन को इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम थोड़ा एक और चीज की बात कर ले कि हमारे प्रॉब्लम में हमें जो एक्सप्रेशन डिराइव करना है, वो एक्सप्रेशन किसके टर्म में डिराइव करना होगा? एक्सप्रेशन के जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं एट अ परपेंडिकुलर एक्सिस, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो किसके टर्म्स में होनी चाहिए? तो किसके टर्म्स में होनी चाहिए, इसको जानने के लिए हमें ये भी देखना है कि क्या वो आर के टर्म्स में होना है, लैम्डा के टर्म्स में होना है। तो अगर हम देखें तो हमारे प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है, तो गिवन डेटा को मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। तो गिवन क्या है? गिवन है चार्ज ऑन रॉड। क्यू गिवन है, चार्ज कितना दिया गया रॉड के ऊपर? क्यू चार्ज दिया गया था। रॉड की लेंथ कितनी थी? एल थी। और उनके रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो सेपरेशन था वो क्या था? ए था। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या क्या है? द चार्ज ऑन द रॉड विच इज क्यू, द लेंथ ऑफ द रॉड इज एल, एंड द सेपरेशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द रॉड दैट इज ए। इसका मतलब हमें जो रिजल्ट पाना है वो क्यू, एल और ए के टर्म्स में ही पाना है। ठीक है, इतना क्लियर कर पा सकते हैं हम यहाँ पे। अब आगे बात करें, जरा सा इस डायग्राम को देखा जाए। यहां पे थीटा है, ये जो एंगल हमने बना रखा है, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज एक्स, दिस इज ए एंड दिस इज आर। सो अगर इस जगह पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालें तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा बच्चों? तो हम कहेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x बाई ए। ठीक है, अगर हम cos कंपोनेंट इसका निकालें, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ cos थीटा? तो हम कहेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस दैट इज a बाई r। ठीक है, नाउ अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है वो क्या है? k लैम्डा dx अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पानी है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये dx, अब अगर इस dx को देखा जाए तो ये dx यहाँ पे हो सकता है और ये dx यहाँ पे हो सकता है। अगर ये dx यहाँ पे होगा तो इस dx का x, इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं? x के टर्म में। तो अगर ये dx अगर सेपरेट होते 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 अगर dx हम यहाँ पे कंसीडर करें तो जब इस लोकेशन पे होगा dx तो वो ऑरिजिन से कितने सेपरेशन पे है? तो हम कहेंगे -l/2 सेपरेशन पे है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें कहाँ से करना है? -l/2। और दूसरा अगर इसी dx को हम दूसरे पॉइंट पे रखें, राइट साइड में रखें, तो क्या होगा? +l/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमारा मेन इस पूरे एक्सप्रेशन में ये है, यहां तक तो हमने जस्टिफाई कर लिया। हमें जो मेन टारगेट है हमारे प्रॉब्लम में कि हमें इस इक्वेशन को क्यू, एल और ए के टर्म्स में कैसे लेके जाएगा। चलो मैं कह रहा हूं लैम्डा की वैल्यू तो हमें मालूम है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल रख लें, क्यू बाई एल रख लेंगे। अभी भी हमारे पास आर और डीएक्स बचा रहेगा, तो इस आर और डीएक्स को ही हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये रखना है, दिस इज the thing that we need to remember। ये हमें जो जानना है, जिस पॉइंट को जानना है वो पॉइंट ये है कि रिमूव करना है हमें किसे? तो हम कहेंगे रिमूव dx बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ कि इस इक्वेशन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा किसे? dx बाई एक्स आर स्क्वायर को। ठीक है,
इस एक्सप्रेशन में हमें क्या रिमूव करना है, dx बाई आर स्क्वायर। अब मैं समझाता हूं आपको कि कैसे हम dx बाई आर स्क्वायर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, देखना ये है बच्चों कि ये जो dx है और ये आर स्क्वायर, इसको हम किसी और के टर्म्स पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो यहां पे मैंने देखो लिया है टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई आर। सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा, यही होगा। और ऐसे कंडीशन पे जरा देखा जाए कि अगर ये x की वैल्यू चेंज होके यहाँ x, ये x है इस सेपरेशन, अगर ये सेपरेशन x का यहाँ चला जाए तो थीटा भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब x और थीटा के बीच में कैसा रिलेशन है, द वैल्यू ऑफ x इज ओनली डिपेंड ऑन थीटा। सो x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, a sec स्क्वायर थीटा। सिंस a इज कांस्टेंट और टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। और इस फॉर्म को, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि dx इस d थीटा को राइट साइड भेज दिया a, और cos थीटा को, sec स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ dx की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अगर हम इस दोनों इक्वेशन के, इस इक्वेशन के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड अगर हम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये मिलेगा, dx अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, dx बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a डी थीटा बाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब अगर देखा जाए तो dx बाई आर स्क्वायर को रिप्लेस करने के लिए मैंने बोला है यहाँ रिमूव dx बाई आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या है, a डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, a बाई आर। सो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, r कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a, और अगर इसका स्क्वायर कर दे तो यहां से क्या वैल्यू मिलेगी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, ये हमें ये स्टेप जो फॉलो किया है इसे याद रखना होगा कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए स्क्वायर से। तो गिवन प्रॉब्लम, ये जो हमारा एक्सप्रेशन हमने लिख रखा है वो क्या हो जाएगा, dx अपॉन आर स्क्वायर विल इक्वल्स टू व्हाट, ए थीटा ऊपर तो है ही, ए डी थीटा ऊपर है ही, नीचे हमें किससे रखना है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वैल्यू रखनी है। व्हाट इज द वैल्यू, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर ए कैंसिल होकर क्या मिलेगा, डी थीटा अपॉन ए। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर। हमारा काम क्या था, हमें dx और आर स्क्वायर को रिमूव करना था और एक्सप्रेशन में लिखे टर्म्स पे जाना था। तो देखो dx अपॉन आर स्क्वायर को मैंने रिमूव करा और यहाँ पे a हमें टर्म्स मिल गया। अभी भी थीटा हमारी इक्वेशन में गिवन नहीं है, इसलिए थीटा को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं। तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वी चेंज लिमिट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की लिमिट को चेंज कर सकते हैं, ये बता रहा हूं कैसे, लिमिट ऑफ फंक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हुआ, ई वाई। अगर देखा जाए तो के क्या है, कांस्टेंट, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो उसे भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो के लैम्डा हमारा बाहर निकल गया। और अगर dx अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे रखना चाहे तो dx अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं बच्चों, dx अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे डी थीटा अपॉन ए रख सकते हैं, क्योंकि a भी हमारा कांस्टेंट है इक्वेशन में, तो वो भी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, थीटा, और साथ में क्या है, कॉस थीटा डी थीटा। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अगर हम माइनस एल बाई टू की, यहाँ पे लिमिट क्या है, माइनस एल बाई टू, और माइनस एल बाई टू पे देखा जाए तो दिस इज द पोजीशन ऑफ माइनस एल बाई टू, वहां पे थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये फंक्शन अब किस पे आ गया है, एंगल पे आ गया है, थीटा पे आ गया है, तो इसको अब हम, इसकी लिमिट जो है, यहाँ पे फंक्शन किस पे था, पोजीशन पे, एक्स के टर्म पे था, इसलिए माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू लिए थे। अब यहाँ क्या आ गया,
थीटा के टर्म्स में आ गया, तो माइनस एल बाई टू कहाँ है, जब थीटा की वैल्यू माइनस थीटा थी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस थीटा। नाउ प्लस एल बाई टू कहाँ थी, यहाँ पे इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट थीटा, दैट इज प्लस थीटा। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल रहा है। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इजीली गेट द रिजल्ट। सो द फॉर्मूला विल बी के लैम्डा अपॉन ए, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, इट विल बी sin थीटा। तो हम यहाँ पे लिखें sin थीटा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है हमें, माइनस थीटा से प्लस थीटा के बीच में इंटीग्रेशन करना है। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, ई वाई इक्वल्स टू के लैम्डा की वैल्यू अगर हम चाहें तो पुट कर सकते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्यू बाई एल। तो लैम्डा की जगह पे क्या रख लिया, क्यू बाई एल, ए इंटू एल साइन थीटा। एक बार क्या लिमिट पुट करनी है, हायर लिमिट, दैट इज साइन प्लस थीटा, माइनस एक बार लिमिट क्या पुट करनी है, माइनस थीटा। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन प्लस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा। हमें मालूम है साइन प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा साइन थीटा। तो सिंपली, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा, जिसके कारण हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। सो ऐसे कंडीशन पे इसको क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब साइन थीटा प्लस साइन थीटा विल बी व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो इसको क्या लिखे, ई वाई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन ए एल, के क्यू अपॉन ए एल 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अब क्या हम साइन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं, तो जरा से इसको हम ऐसे भी लिख दें कि दिस विल इक्वल्स टू 2 के क्यू ए एल साइन थीटा। अब अगर साइन थीटा की वैल्यू पुट करी जाए बच्चों, तो हम साइन थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं। नाउ हमारे पास जो रॉड है वो रॉड कैसा है, ये रहा रॉड, ये रहा परपेंडिकुलर ए। अब जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ का एंगल थीटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी, हमने कहीं लिख रखा है, नहीं लिख रखा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, साइन टेंजेंट थीटा की वैल्यू की, कॉस थीटा की वैल्यू की, इस पे इस जगह कहीं पे है नहीं, इसलिए मैं यहीं पे नोट करता हूँ। क्या वैल्यू हो जाएगी, सो इट विल बी 2 के क्यू ए एल sin theta is equals to perpendicular. What will be the value of perpendicular? This will be L by 2. L by 2 divided by hypotenuse. So it will be a square and now x square will replace by L square. तो हम क्या लिख सकते हैं, root of a square plus L by 2 का whole square. ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ अब अगर ध्यान दिया जाए तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, डीई की वैल्यू अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करें तो सिंपली हमें क्या मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही मिलेगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है। एंड व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस क्या निकाला है हम लोगों ने, तो ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम नोट कर सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ नोट करता हूँ बच्चों। ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ रॉड having uniform charge density will be, नोट करा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 2 k q अपॉन a into l, here a into l, thereafter l by 2 into l by 2 divided by root of a square plus l square by 2। ये नोट कर लिया। ध्यान दो, इक्वेशन में k है, a है और l है, तो पूरा एक्सप्रेशन हमें किसके फॉर्म में मिला, यहां से हम 2 और 2 को कैंसिल कर ले, l और l को कैंसिल कर ले, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, के क्यू
अपॉन ए। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे गिवन डेटा के टर्म में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर ली। क्लियर है? अब हमें कुछ रिजल्ट्स इसके जानने हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किधर मिलेगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रॉड के एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस के कंपोनेंट इसके जीरो है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर मिली है? क्योंकि रॉड हमारा पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखा था, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से अवे, रॉड से दूर। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव होता तो रॉड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती। तो मैं इसको चाहूँ तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो इसको प्लस जे कैप से भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करा जा सकता है यहाँ पे वेक्टर बना के। ठीक है, अब अगर इसके केसेस को देखें तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं, केस नंबर 1 कि हमने कहा कि ये जो रॉड है वो रॉड की लेंथ जो लिया है हमने, ये रॉड कंसीडर किया जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। अब इस रॉड से जो सेपरेशन है वो बहुत दूर है, सेपरेशन ए एल से ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ऐसे कंडीशन पे हम ये अभी तक देख चुके हैं कि ये अगर रॉड है और इस रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर हम बहुत दूर चले जाएं तो ये रॉड हमारा कैसा दिखना शुरू हो जाएगा? पॉइंट साइज का। ऐसे कंडीशन पे अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन को डिराइव करें ये लेके कि ए की वैल्यू एल के रिस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू एल, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन हमें मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए? पॉइंट चार्ज का मिलना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं कि क्या हमारे इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें ए की वैल्यू एल के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा अगर पुट करी जाए तो क्या पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन बन सकता है कि नहीं? अगर बन सकता है तो हमारे जो हम फिजिकली जस्टिफाई कर रहे हैं वो जस्टिफिकेशन हमारी सही है। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर द वैल्यू ऑफ ए इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू एल, अगर ए की वैल्यू एल के रिस्पेक्ट में लार्ज है तो एल को हमें क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। सो वी कैन नेग्लेक्ट एल। अब अगर एल को नेग्लेक्ट कर लिया तो यहाँ ए स्क्वायर से क्या बाहर निकलेगा? ए। तो सिंपली हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन मिली वो क्या मिली? के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब हम जो रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं वो रिजल्ट यहां से जस्टिफाई भी हो जा रहा है कि सही है। तो हम कह सकते हैं इफ ए इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू एल देन रॉड बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, रॉड बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज। ठीक है, और हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस, रॉड के एक्सिस पे भी देखा था कि अगर सेपरेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो वो रॉड जो था वो भी पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव कर रहा था। तो अगर हम एक रॉड ले लें और उस रॉड के एक्सिस पे लॉन्ग सेपरेशन पे चले जाएं और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लॉन्ग सेपरेशन पे चले जाएं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन हमें दोनों पॉइंट पे मिलेगी वो सेम मिलेगी, दैट इज के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब केस 2 देखते हैं बच्चों। केस 2 मैंने कहा कि इसी का जस्ट इनवर्स करते हैं कि हमने एल की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ले ली, तो हमें किसे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा हमें ए को। सो इफ एल इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू ए, कुछ ऐसा हम कह लें कि अगर इस एक्सप्रेशन को मैं एक्सप्रेस करता हूं, ये मैंने एक रॉड ले ली, ये इस रॉड को मैंने ऐसे जस्टिफाई कर लिया, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ अ रॉड, और हमारे रॉड की लेंथ हमने कंसीडर कर रखी है एल, दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड। अब इस रॉड के बिल्कुल करीब पी पॉइंट पे, ये पी से इतना सेपरेशन पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया पी, तो रॉड के लेंथ के हिसाब से पी पॉइंट कहाँ है? बहुत क्लोज सेपरेशन पे। तो हम ये कह सकते हैं और रॉड जो है वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट पे कैसे ट्रीट हो रहा है? द लेंथ ऑफ द रॉड इज इनफाइनाइट, लॉन्ग इनफाइनाइट रॉड है। ठीक है, अब इसके पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करें तो हमें ए को इस एक्सप्रेशन में से नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर ए को यहां से नेग्लेक्ट कर ले बच्चों तो हमारे पास क्या मिलेगा?
ए को नेगलेक्ट करा जाए तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ से l/2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, दिस विल इक्वल्स टू KQ l/2 और 2 हम यहाँ पे ले आ गए, ठीक है। तो और साथ में ये जो A है वो हमें यहाँ पे मिल गया। सो ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल इक्वल्स टू K है ही, Q है ही, A स्क्वायर को नेगलेक्ट करना है हमें, ना कि A को। हाँ, तो A को एज यूजुअल छोड़ दिया और A स्क्वायर नेगलेक्ट किया तो l/2 की वैल्यू क्या, l/2 स्क्वायर के अंदर रहेगा, बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, l/2। तो ये 2 ऊपर चला गया तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगी 2KQ अपॉन A इंटू L। ये Q/L को देखा जाए तो Q/L को क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं द एक्सप्रेशन विल बी इक्वल्स टू En, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2K लैम्डा अपॉन सेपरेशन। नाउ ध्यान देने की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन का जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स इस तरह का रिलेशन दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और सेपरेशन नीचे। अभी जब इस तरह की ज्योमेट्री मिलेगी कि सेपरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, रेसिप्रोकल का रिलेशन होगा, तो ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाएगा कि दिस एक्सप्रेशन गिव्स द सिमेट्रिकल रिजल्ट एंड दैट सिमेट्रिकल रिजल्ट इज सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को ले ले, इसी तरह से इनफाइनाइट रॉड है तो यहाँ पे भी P पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे भी P पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे भी P पॉइंट ले सकते हैं। तो ऐसे अगर P पॉइंट्स अगर हम लेते चले जाएं इनफाइनाइट रॉड के, तो हर जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिलेगी, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। ये एक सिलेंडर का फॉर्मेशन करेगी P पॉइंट अगर लिया जाए बहुत करीब, तो इसलिए हम कहेंगे इट गिव्स एन एक्सप्रेशन ऑफ सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री, ठीक है। तो द गिवन एक्सप्रेशन, इसको नोट कर रहा हूं मैं, इज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। कैसे सिमेट्री कहेंगे, कैसे सिलेंड्रिकल सिमेट्री, तो देखेंगे इस पॉइंट पे क्योंकि लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट है, सो पोजीशन P अगर हम इनफाइनाइट रॉड पे लेंगे तो दैट विल बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हार्डली मैटर कि हम किस पॉइंट पे लिए हैं, क्योंकि रॉड इनफाइनाइट लेंथ का है तो कहीं पे भी एक छोटा सा पॉइंट लेंगे तो वो हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो ऐसे कंडीशन पे ये पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी ये। तो ऐसे हम कह सकते हैं दिस विल गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ सिलेंडर along the rod। तो ज्योमेट्री कैसे बनी, सिलेंड्रिकल। तो द एक्सप्रेशन इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल। और अगर सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन हमारे पास मिल रहा है, सिलेंड्रिकल एक्सप्रेशन मिला है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, तो यहाँ पे हम गॉस लॉ को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो द अबव रिजल्ट, द रिजल्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड using Gauss law, using Gauss's law, गॉस के लॉ को यूज करके भी हम इस एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में, अभी गॉस लॉ को हम लोग आगे पढ़ेंगे हमारे टॉपिक्स में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे गॉस लॉ भी आएगा, और गॉस लॉ के टर्म्स में भी हम इस एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन लेंथ इज इनफाइनाइट इन कंपैरिजन टू सेपरेशन, तो हम इस एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि विदाउट द यूज ऑफ गॉस लॉ हम इस एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इनफाइनाइट रॉड विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, तो हम ये एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। सिमिलरली अभी हमने जो पीछे केस में भी पढ़ा था कि एक रॉड है, उस रॉड के एक्सिस पे हमें इनफाइनाइट सेपरेशन पे रॉड के लेंथ रॉड का क्या लिया था, इनफाइनाइट, और उसके ए पॉइंट एक्सिस पे अगर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसको निकालने के लिए हमने गॉस लॉ नहीं लगाया, और हम चाहे तो उस पर भी गॉस लॉ का इंप्लीमेंटेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ रॉड हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके कॉन्सेप्ट्स और इसके केसेस को भी लिख लिया, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा।